हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज से मैं जेनेटिक्स शुरू कर रही हूँ। जेनेटिक्स चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए जेनेटिक्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी पीजीटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं जेनेटिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड, जेनेटिक्स जानने से पहले आपको दो चीज़ें जाननी पड़ेंगी। हेरिडेटरी कैरेक्टर क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है। तब उसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है। हेरिडिटरी कैरेक्टर को हम हिंदी में आनुवंशिक लक्षण भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जीव हो वो अपने माता पिता की तरह होता है। जैसे शेर है तो शेर का बच्चा शेर की तरह होता है, उसी तरह गाय का बच्चा गाय की तरह होता है। और हम इंसानों में भी देख सकते हैं कि इंसानों के बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट की तरह ही होते हैं। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि माता पिता के जो लक्षण हैं वो उनके बच्चों में जाते हैं। तो इन्हीं लक्षणों को, जो माता पिता के लक्षण बच्चों में जाते हैं, उन्हीं लक्षणों को ही हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही उनके ऑफ स्प्रिंग होते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है उनकी संतानें होती हैं। अगर माता पिता क्या हैं, गोरे हैं, तो उनके बच्चों की भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो गोरे होंगे। माता पिता सांवले हैं तो बच्चे भी सांवले होते हैं। इसी तरह अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होता है। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो माता पिता से उनके बच्चों में नहीं जाते। जैसे कि माता पिता अगर पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो उनका बच्चा पैदा होगा वो भी बुद्धिमान ही होगा, उसे भी फिर से सब सीखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर माता पिता क्या हैं, बलशाली हैं, फिट हैं, तो जरूरी नहीं है कि बच्चा भी फिट ही होगा। इसी तरह अगर माता पिता को कोई रोग हो गया है तो जरूरी नहीं है कि वो रोग बच्चे में भी होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं और कुछ लक्षण नहीं जाते। जो माता पिता से जो लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो अगर हम आनुवंशिक लक्षण को इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं, द कैरेक्टर which pass from one generation to next generation। यानी वे कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो आइए अब हम समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आनुवंशिक लक्षण जो है माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं। यानी हम इसको ये कह सकते हैं, द प्रोसेस बाई विच जेनेटिक कैरेक्टर, या इसी को हम हेरिडेटरी कैरेक्टर भी कह सकते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यानी हेरिडेटरी आनुवंशिक कैरेक्टर हम समझ गए। इनहेरिटेंस, इसको हिंदी में हम आनुवंशिकता भी कहते हैं। यानी आनुवंशिकता क्या है, एक प्रक्रिया है। यानी माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों के बच्चों में जाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। यानी द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब आइए हम समझते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जेनेटिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस का अध्ययन करते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर जो है आनुवंशिक है, या आनुवंशिक कैरेक्टर जो है वो माता पिता से उनके बच्चों में कैसे जाते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बच्चे जो है वो माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, उनमें कुछ वेरिएशन होता है। ये वेरिएशन जन्मजात भी होता है और वेरिएशन जो है इन्वायरमेंट के प्रभाव से भी आ जाता है। तो जेनेटिक्स में हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं कि कैसे बच्चे अपने माता पिता की तरह हैं और कैसे इनमें वेरिएशन आ जाता है। तो जेनेटिक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals
sorry, which deals with the study of inheritance and variation. तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसकी हिंदी होती है अनुवांशिकी। यानी अनुवांशिकी क्या होता है, अनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। तो आई होप फ्रेंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है और हेरिडेटरी कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि हमने साइंस को सुविधा के अध्ययन से कई ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया है, उसी तरह हम जेनेटिक्स को भी अध्ययन की सुविधा से 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। पहला है इसका ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं। और इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। और हमारा जो थर्ड वन है वो है पॉपुलर जेनेटिक्स, सॉरी पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि माता पिता के कैरेक्टर जो हैं बच्चों में कैसे जाते हैं, यानी एडिट जाते हैं या कुछ उसमें संशोधन होकर जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि क्या किसी रूल के थ्रू जाते हैं या कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम अगर देखें कि अगर माता पिता दोनों गोरे हैं तो क्या जरूरी है, 100% श्योर है कि उनका बच्चा भी गोरा होगा। इसी तरह अगर माता गोरी और पिता सांवले हैं तो क्या उनके बच्चे के क्या चांस है, बच्चा गोरा होगा कि सांवला होगा। तो मतलब हम इसमें क्या करते हैं, जेनेटिक्स के रूल का अध्ययन करते हैं कि कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। इसी को हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि आनुवंशिक कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं इसका सबसे पहले रूल जो है मेंडल ने ही दिया था। मेंडल ने ही सबसे पहले सक्सेसफुली ये पता लगा पाया था कि कैरेक्टर जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। जबकि इसके पहले के जो साइंटिस्ट थे वो एक साथ कई कैरेक्टर का अध्ययन करते थे, तो वो समझ नहीं पाते थे कि कौन सा कैरेक्टर बच्चे से उसकी माँ में आया है, फिर वो कौन सा कैरेक्टर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में गया है। इसलिए पहले के जो साइंटिस्ट होते थे वो कंफ्यूज हो जाते थे और कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते थे। जबकि मेंडल ने एक अच्छे पौधे, यानी आपकी जैसे कि सब आप जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन किया। उन्होंने एक समय में एक ही कैरेक्टर पर फोकस किया जिससे वे आसानी से समझ पाए कि कौन से कैरेक्टर माता पिता से बच्चों में आते हैं और किस नियम के अनुसार आते हैं। तो इसमें हम उन्हीं नियम का अध्ययन करते हैं। फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम इनकी वजह का अध्ययन करते हैं, क्यों माता पिता के कैरेक्टर जो है उनकी बच्चों में जाते हैं, यानी वो कौन सा फैक्टर होता है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं अपने माता पिता की तरह बनते हैं। तो इसमें हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन का अध्ययन करते हैं। और फिर उसके बाद होता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जब हमें पता चल गया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डीएनए के कारण होते हैं, तो हम डीएनए में चेंज कर करके नए जीव जो हैं उनकी जो नस्ल है उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इन सब का, तो कैसे सुधार कर सकते हैं, इन सब का अध्ययन हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स में करते हैं। तो फ्रेंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको हम पढ़ते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टोपोलॉजी में, जहाँ हम देखते हैं कि डीएनए में हेर फेर करके हम कैसे जीवों की अच्छी नस्ल को उत्पादित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम जेनेटिक्स में बेसिकली 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स जैसा कि मैंने पहले बताया, इसको मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। इसमें क्या हम करते हैं कि मेंडल ने जो 3 रूल दिए हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। मेंडल का पहला रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसे कि आप सब जानते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
तो ये 3 तरीके मेंडल ने खोजे जिसके द्वारा कैरेक्टर जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन इसके बाद मेंडल के बाद जब वैज्ञानिकों ने और भी दूसरे पौधों पर रिसर्च किया, दूसरे जानवरों पर रिसर्च किया, तो वहाँ देखा कि जो मेंडल के रूल्स हैं वहाँ फेल हो जाते हैं, यानी वहाँ जो है कैरेक्टर किसी और दूसरे तरीके से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, जैसा मेंडल ने बताया उस तरीके से नहीं। यानी जैसा मेंडल ने फाइंड आउट किया उसके अलावा और भी तरीके हैं जिसके द्वारा कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं, और ये तरीके जो है मेंडल के रूल से मैच नहीं खाते हैं। यानी ये वो तरीके नहीं होते जैसा कि मेंडल ने बताया, यानी वहाँ मेंडल का रूल जो है वो फेल हो जाता है। तो जो पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी हुई उनमें ज़्यादातर में मेंडल के लॉ फेल हो जाते हैं। तो पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी को इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी को एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉ भी कहते हैं। तो हम ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहला हम मेंडल के लॉ पढ़ेंगे और दूसरा हम एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ पढ़ेंगे। एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ। तो एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ जब हम देखते हैं और फर्दर स्टडी करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ये एक्सेप्शन आता है वो जीन इंटरेक्शन के कारण होता है। वो जीन इंटरेक्शन यानी जीनों का आपस में जो सहयोग है वो यहाँ अलग तरीके से होता है और यहाँ अलग तरीके से होता है, इसीलिए यहाँ कुछ और रिजल्ट आता है और यहाँ कुछ और रिजल्ट आता है। तो जब हम इसकी और फर्दर स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि जीन इंटरेक्शन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन और दूसरा होता है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। तो फ्रेंड्स जीन इंटरेक्शन क्या होता है, उसकी प्रकार क्या होता है, ये आने वाले वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे। यहाँ हम इस वीडियो में एक बार पूरी समरी देख रहे हैं कि जेनेटिक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जेनेटिक्स के अंदर हमें मेंडल के लॉ पढ़ने हैं, फिर एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ पढ़ना है। एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्सेप्शन जो है यहाँ जीन के इंटरेक्शन के कारण हो रहा है। यहाँ जीन का इंटरेक्शन अलग तरीके से होता है, यहाँ अलग तरीके से होता है। और जब जीन इंटरेक्शन की हम फर्दर स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि जीन इंटरेक्शन जो है वो 2 प्रकार का होता है, इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक। इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन के हम 4 एग्जाम्पल पाते हैं। पहला है कोडोमिनेंस, ये आप सब लोगों ने सुना होगा। दूसरा होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तीसरा होता है मल्टीपल एलिज्म। एंड लास्ट वन इज प्लियोट्रोपिक जीन। यानी ये सब के बारे में मेंडल पता नहीं लगा पाए थे क्योंकि मेंडल ने बहुत ही कम डिस्कवरी की थी, बस मटर के पौधे पर और कुछ पौधों पर। जब साइंटिस्ट ने आगे डिस्कवरी की तो उन्हें ये सब तरीके भी पता चले, यानी इन सब जीन्स के बारे में भी पता चले। और इंट्राजेनिक जीन में हम अध्ययन करेंगे कि कम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, इसके अलावा हम इसी में देखेंगे सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है। तो जब वैज्ञानिकों ने मेंडल की मटर के अलावा दूसरे पौधों पर प्रयोग किया तो वहाँ देखा जो रिजल्ट मिलना चाहिए मेंडल को मिलता था वहाँ वो रिजल्ट नहीं मिला। तो बाद में पता चला कि ये इन सब की वजह से होता है, इस प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं, इसीलिए रिजल्ट में वेरिएशन आता है। जैसे कि डुप्लीकेट जीन, कोलैबोरेटिव जीन, नेक्स्ट वन इज पॉलीजेनिक जीन इनहेरिटेंस एंड लास्ट वन इज एपिस्टेटिक्स। तो यानी हम इतने चीज़ों का अध्ययन करेंगे।
हम इतनी चीज़ों का ट्रांसमिशन जेनेटिक्स या मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम इतनी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि हमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यानी हमने बताया कि हम बेस पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स का बेस क्या होता है। जेनेटिक्स का नियम तो होता है कि हाँ, हमें पता चल गया करेक्टर ऐसे होते हैं, करेक्टर इस तरह से जाते हैं, लेकिन उस करेक्टर को ले जाने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम ये देखेंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है, जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से एमआरएनए बनते हैं और एमआरएनए से ही प्रोटीन बनती है और इस प्रोटीन के कारण ही कैरेक्टर जो है वो माता पिता से उनकी बच्चों में जाते हैं। यानी इसके साथ साथ हम इसमें डीएनए पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें आरएनए पढ़ेंगे और आरएनए की सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो फिर उसके बाद आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनती है, तो हम प्रोटीन का अध्ययन करेंगे। प्रोटीन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं, प्रोटीन के निर्माण को। यानी इतनी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि जेनेटिक्स को हम दो भागों में बांटते हैं, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स को मेंडेलियन लॉ भी कहते हैं। इसमें हम मेंडल के 3 लॉ पढ़ेंगे और उन लॉ के ढेर सारे एक्सेप्शंस हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर डीएनए का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ेंगे, आरएनए कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन कैसे बनती है और फाइनली हमारा जेनेटिक टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।